नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे भाई, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए आपकी लगातार क्लासेस करवाई जा रही है, लगातार आपकी प्रैक्टिस हो रही है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय आपका सबसे ज़्यादा कीमती समय है। और मेरे प्यारे भाई, इस समय आपको सबसे ज़्यादा रिवीजन एंड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हम आपके लिए पूरी जान लगा रहे हैं गाइस, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस क्लासेस दे पा रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई, शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन लाजवाब सेट की। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गाइस कि आज हमारा 9 नंबर क्वेश्चन से शुरू है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके वही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको गाइस 72 बार प्रैक्टिस सेट में पढ़ाया हुआ है। यानी आपका गाइस क्वेश्चन वही था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया है। बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है गाइस। अब आपको वही पढ़ना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और गाइस चुनिंदा प्रश्न हो, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आज के इस बेहतरीन लाजवाब सेट की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की प्रैक्टिस क्लास जो है ये आपको समय से मिला करे, ठीक है। क्योंकि गाइज आप जानते हैं कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्लासेस करवाई जाती हैं, तो यूट्यूब भी आपको गाइज समय से नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो गाइज आपको नोटिफिकेशन मिला करेगा और आप एक भी क्लास को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आइए आज के इस बेहतरीन लाजवाब सेट की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। यानी गाइस आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आलू के उत्पादन में भारत में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो है पहला। कैसा है? पहला है। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। लट्ठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट आंसर देंगे। लट्ठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जल्दी जल्दी आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, देखो जो लट्ठमार होली है इसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका, वो हो जाएगा बरसाना। कौन सा प्रसिद्ध है? बरसाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अब आपको ये बताना है गाइस कि कलिंग पुरस्कार जो है या किस क्षेत्र से संबंधित है, या फिर कलिंग का पुरस्कार जो है या किस क्षेत्र में दिया जाता है। अब मेरे प्यारे भाई, कलिंग यहाँ पर लिखा गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि कलिंग युद्ध, ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है गाइस। जो कलिंग का पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान का प्रसार करने हेतु दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में, और ज्ञान का प्रसार करने हेतु कलिंग पुरस्कार जो है गाइस ये दिया जाता है। राइट हो जाएगा डियर प्यारे भाई मित्र, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान निम्न में से किसका है? गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर देंगे। और मेरे प्यारे भाई, अगर आप तक हमारी आवाज़ स्लो जा रही है तो वॉल्यूम थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार क्लासेस लेने की वजह से गाइस मैं बहुत तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। गले में थोड़ी खराश हो गई है, तो मेरे प्यारे भाई इसी वजह से अगर आप तक आवाज़ हमारी स्लो जा रही है तो वॉल्यूम तेज़ कर लीजिएगा, एयरफोन का प्रयोग कर लीजिएगा। जिस तरीके से आप मैनेज कर जाएँ, जिस तरीके से गाइज आप कर सकें उस तरीके से आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान किसका है? राइट हो जाएगा विक्रम साराभाई का। किसका है भैया? विक्रम साराभाई का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस पदार्थ के ऊपर वाष्प के गुजरने से पदार्थ अप्रभावित रहता है? यानी गाइस किस पदार्थ के ऊपर से अगर वाष्प को गुजार दिया जाए तो उसका गाइस जो प्रभाव है वो चेंज नहीं होगा, यानी अप्रभावित रहेगा। इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चांदी। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चांदी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी चांदी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विदर्भ। विदर्भ भारत में एक प्रादेशिक नाम है और ये कहाँ पर है? बहुत गजब का क्वेश्चन है। विदर्भ जो है गाइस ये भारत का एक प्रादेशिक नाम है, ठीक है, अच्छी बात है कहाँ पर मेरे प्यारे भाई ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से आंसर देंगे। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा महाराष्ट्र का अंग है। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र का अंग है विदर्भ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं कि भारत का सबसे अधिक पटसन उत्पादक है।
भारत का जो सर्वाधिक पटसन उत्पादक है वह कौन सा जिला है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, जो पटसन है गाइस, इसका जो गाइस सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर होता है भैया, पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी बाढ़ निवासी था, कहने का मतलब है गाइस जो कभी बाढ़ थे ये कहाँ के निवासी थे, बाढ़ भट्ट, आप सभी गाइस परिचित होंगे इनसे। तो बाढ़ भट्ट जो है गाइस ये कहाँ के निवासी थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब आप जानते हैं गाइस ये कहाँ के रहे होंगे, जब ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे तो मेरे प्यारे भाई ये थानेश्वर से रहे होंगे, है ना। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस, जो बाढ़ थे, कभी बाढ़ थे, ये कहाँ के निवासी थे गाइस, ये थे थानेश्वर के। कहाँ के, थानेश्वर के। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अब हाँ, एक बात आपको और बता दें गाइस कि मैंने आज देखा है कि एक बच्चे ने हमारे पास कमेंट किया कि सर जो भारत का संविधान है ये गाइस अंगीकृत, वो बता रहा था मुझसे कब बता रहा था, शायद 26 जनवरी 1950 वो बता रहे थे। देखो 26 जनवरी 1950 को गाइस लागू हो गया था, ठीक है। लेकिन गाइस जब पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान जो ये अंगीकृत कब किया गया, जब अंगीकृत शब्द जोड़ दिया जाएगा तब आप कहेंगे मेरे प्यारे भाई 26 नवंबर। क्या कहेंगे भैया, 26 नवंबर और 1949। क्या कहेंगे, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप बताएंगे, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन मित्र। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो गाइस विश्व मानवाधिकार दिवस आपसे पूछा जा रहा है, राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 10 दिसंबर को। करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, वह है। गाइस आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है। देखो गाइस भारत के राष्ट्रपति क्षमा भी कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा भी कर सकते हैं, अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया ये गाइस राष्ट्रपति के अंतर्गत नहीं होती है। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। अब आपको बताना है जो गाइस जीवन बीमा निगम है ये किसका एक उदाहरण है। जीवन बीमा निगम ये किसका एक उदाहरण है मेरे प्यारे भाई। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा निवेश बैंक का। किसका है, निवेश बैंक का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गाइस आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा एंजाइम। क्या है, एंजाइम है। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है। वाहनों यानी कि गाइस जो गाड़ियां होती हैं या कहा जाए मेरे प्यारे भाई जो डीजल वाले वाहन होते हैं, इनसे निकलने वाली जो प्रदूषित गैस होती है ये कौन सी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होती है मेरे प्यारे भैया, कार्बन मोनोऑक्साइड। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, इसका आंसर आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23। और मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखो गाइज मैं कहना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आप क्लास को लाइक करो, क्योंकि गाइज जब मैं कहता हूँ कि क्लास को लाइक करो शेयर करो तो मेरे प्यारे भाई कम से कम 1 मिनट आपका यहाँ पर ये टाइम बर्बाद हो जाता है। और मेरा ये मानना है मेरे प्यारे भाई कि ये आपका कीमती समय है। तो मेरे प्यारे भाई मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े, आप उससे ही पहले क्लास को लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो मैं इसमें तो कह रहा हूँ लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ओके तो मेरे प्यारे भाई अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार भी नहीं कहूँगा कि आप क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि आपका कीमती समय है, आप जानते हैं। मैं ना कहूँ उसके लिए गाइस आपको सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। ओके तो मेरे प्यारे भाई अब आप समझ गए होंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका मैंने आपको बताया ना, 89 है, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल। करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है ये कब मनाया जाता है।
विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब ध्यान दीजिएगा, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा। देखो गाइस, दिवस से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका, कब हो जाएगा? 17 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए 17 अप्रैल बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला गाइस की प्रथम भारतीय उपग्रह जो कि आर्यभट्ट था, ये कब छोड़ा गया? अब आपसे गाइस क्वेश्चन ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो वो गाइस आर्यभट्ट था। ठीक है, अच्छी बात है। और ये छोड़ा कब गया, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए। देखो गाइस, जो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था, ये कब छोड़ा गया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को। कब छोड़ा गया मेरे प्यारे भैया? 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन है, माई नेम इज ए ट्रेंड, माई नेम इज ए ट्रेंड, सुनो द ब्लैक बुक जैसी चर्चित पुस्तकों के लेखक कौन है? एक बार फिर से देखिए गाइस, जो यहाँ पर जो पुस्तक है वो कौन कौन सी है? माई नेम इज ट्रेंड, ये गाइस एक पुस्तक हो गई। सुनो, ये दूसरी पुस्तक हो गई। और द ब्लैक बुक, ये तीसरी पुस्तक हो गई। ठीक है, ये गाइस यहाँ पर तीन तीन पुस्तकों के नाम लिखे गए, एक ही नहीं है यहाँ पर। ये गाइस नीचे भी कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो, माई नेम इज ट्रेंड, सुनो एंड द ब्लैक बुक, ये जो गाइस पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है आपसे। जल्दी से आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? और मैंने आपको पहले भी बता रखा है शायद, तो मेरे प्यारे भाई मैंने आपको पहले भी बता रखा है शायद, और नहीं बताया तो आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। ये जो आपका सेट है, यानी जो आप इस समय देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आपके लिए खास है। पूरा आप देख लीजिएगा, पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, या आप एक एक क्वेश्चन को कंठस्थ कर लीजिएगा। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा अरहान पामुक है इसके लेखक। यस गाइस, इसके जो ऑथर है वो है ऑप्शन है अरहान पामुक। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? अब इवनिंग स्टार कहा जाए, सांझ का तारा कहा जाए, या शाम का तारा कहा जाए, भोर का तारा कहा जाए, सबसे चमकीला तारा कहा जाए, सब कुछ एक ही है। ठीक है, बस गाइस बदले गए नाम हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं, बस लैंग्वेज बदल दी जाती है, तो वही है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, बताओ। तो अब देखो गाइस, जो सांझ का तारा है या इवनिंग स्टार है, ये हम किसको कहते हैं भैया? शुक्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? वीनस, यानी शुक्र को। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्र आपका? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ते हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 29। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका, वो हो जाएगा हाइजेनबर्ग ने। किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने। जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है विंग्स ऑफ फायर। ये गाइस जो है, ये किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर यह किसकी आत्मकथा है? क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी से आंसर दीजिए। देखो गाइस, जो विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर ये किसकी आत्मकथा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, या कहा जाए मेरे प्यारे भाई डॉक्टर अबुल पाकिर जैनवल अब्दुल कलाम। अबुल पाकिर जैनवल अब्दुल कलाम या एपीजे अब्दुल कलाम, बात एक ही है। ओके, तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वो कौन था? भाई जो महमूद गजनबी थे, उनका दरबारी इतिहासकार तो था कोई, वो गाइस कौन था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर जो भी प्यारे भाई बहन मित्र बता रहे हैं कि जो महमूद गजनबी थे, इनका दरबारी इतिहासकार अलबरूनी थे। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है या गाइस जो एसआई यूनिट है, ये कब लागू की गई? जो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, ये लागू कब की गई, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया, गजब का आंसर है। 1971 में। कब लागू की गई? 1971 में, यानी 1971 में। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने विधवा विवाह मंडल की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने विधवा विवाह मंडल की स्थापना की? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 33, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट हो जाएगा एमजी रनाडे। क्या हो जाएगा? एमजी रनाडे। अब एमजी रनाडे कहा जाए या गाइस कहा जाए महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है, एमजी रनाडे कहा जाए या गाइस कहा जाए महादेव गोविंद रनाडे, बात एक ही है। करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन क्या है? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? जो विजयनगर साम्राज्य है इसके वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? दूसरी बात आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो विजयनगर साम्राज्य था इसके जो गाइज संस्थापक थे ये थे गाइज हरिहर व बुक्का। ये गाइज दो भाई थे, ठीक है, सगे भाई थे, एक ही खून के थे। तो हरिहर और बुक्का जो थे गाइस, इन्होंने दोनों ने मिल करके मेरे प्यारे भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और इसकी वित्तीय व्यवस्था की एक मुख्य विशेषता जो थी गाइस वो थी भू राजस्व। क्या थी? भू राजस्व। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगला, 12 मासा की रचना जो है यह किसने की? 12 मासा की रचना किसने की? क्वेश्चन नंबर 35, जल्दी से आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो मेरे प्यारे भाई, जो 12 मासा है इसकी जो रचना है यह किसने की, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। राइट हो जाएगा आप कब हो जाएगा? रसखान ने। किसने की? रसखान ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला, भारत में सन 1608 में अंग्रेज़ों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री है ये कहाँ स्थापित की? अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मेरे प्यारे भाई, जहांगीर से इजाज़त लेकर के, जहांगीर से आदेश लेकर के अंग्रेज़ों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री है ये सूरत में स्थापित की थी। कहाँ पर? सूरत में। और जो गाइस ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भारत आई कब थी? अगर ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा 1600 में इसने अपने कारखाने की शुरुआत जो है या कंपनी की शुरुआत जो है ये गाइस फैक्ट्री की शुरुआत ये कब से की? तो 1608 से। अगला, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? क्वेश्चन नंबर 37। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा अकबर की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति की 7 मूलभूत राशियों में से 2 कौन कौन सी हैं? गाइस मूलभूत राशियां का मतलब ये होता है गाइस कि जो अपने आप पर खुद पर डिपेंड हो, उन्हें किसी दूसरे के गाइस सहायता की जरूरत ना पड़े, उन्हें क्या कहते हैं? मूलभूत राशियां, ठीक है, फंडामेंटल्स जो गाइस क्वांटिटीज़ होती हैं। ओके, तो यहाँ पर आपसे मूलभूत राशियाँ पूछी गई। मूलभूत यहाँ पर राशियाँ हो जाएंगी आपकी द्रव्यमान और क्या हो जाएगा? समय, ठीक है, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे भाई मूलभूत राशियाँ। यहाँ पर बल हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आपका क्या हो जाता है? बल बराबर क्या होता है? अब बल जो है मेरे प्यारे भाई ये आपका मूलभूत नहीं है। यहाँ पर वेग आपका मूलभूत नहीं है, यहाँ पर विद्युत आवेश आपका मूलभूत नहीं है। आगे, विश्व में सबसे अधिक ऊन निर्यात करने वाला जो पत्तन है या शहर है ये कौन सा है? विश्व में ऊन का सबसे अधिक निर्यात करने वाला जो शहर है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 39, जल्दी से आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, सही आंसर हो जाएगा सिडनी। कौन है? सिडनी जो है गाइज ये ऊन का सबसे अधिक निर्यात करता है। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है बताएंगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 40। अब देखो जो स्विट्जरलैंड है गाइस इसकी राजधानी कहाँ है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा बर्न में है। कहाँ पर है? बर्न में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है यह किससे जुड़ा था? गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है ये किससे जुड़ा था? तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? तिनकठिया से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक या मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व में जो सबसे पहले गाइस अंतरिक्ष पर्यटक थे वो कौन थे? तो गाइस कौन थे? डेनिस टीटो। कौन थे? डेनिस टीटो। जब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विश्व में अंतरिक्ष यात्री कौन थे तब आप यूरी गागरिन बता सकते हैं, बट विश्व में जो पहला अंतरिक्ष पर्यटक पूछा जाएगा तब आप कहेंगे डेनिस टीटो। ठीक है गाइस, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये टेस्ट जो है आपका बहुत ज़्यादा खास है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। बताना है आपको इसमें नकदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है। गन्ना, कपास, जूट। गाइस जो गन्ना हो गया आपका, कपास हो गया आपका, जूट हो गया, ये गाइस नकदी फसलें होती हैं। जबकि गेहूं कौन सी फसल है ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगला, मटर का पौधा क्या है? शाख है, पुष्प है, झाड़ी है या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 44। जल्दी से आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मटर का पौधा। मेरे प्यारे भाई जो मटर का पौधा होता है ये क्या होता है? एक प्रकार का शाक ही होता है। ठीक है, पुष्प नहीं होता भैया, शाक होगा आपका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बाफना किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नाम है? बाफना, ये 2 बार बाफना है। ठीक है, ये किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नाम है?
राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका की, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? यानी भारत के संविधान में जो आपातकालीन की अवधारणा है ये कहाँ से ली गई है, इसका आंसर आप बताएंगे। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। और मेरे प्यारे भाई, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई यूपी SSC PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। ओ, याद ही नहीं रहेगा कहने का, अब गाइस नहीं कहूँगा। ठीक है, क्या आप बताएं मेरे प्यारे भाई, ये आदत पड़ गई है, वो भी आप सब मित्र की वजह से ही, क्योंकि गाइस आप ऐसे मित्र हैं कि आप लाइक तक नहीं करते हो। चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। तो यहाँ पर आप देखो, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? राइट हो जाएगा आपका मेरे प्यारे भैया, आपका वो हो जाएगा जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ज्वार के कितने घंटे बाद भाटा आता है? ज्वार के कितने घंटे बाद भाटा आता है, बताएंगे? ज्वार के कितने घंटे बाद भाटा आ जाता है? जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 47 मेरे प्यारे भाई, ज्वार जब आता है उसके 12 घंटे 26 मिनट बाद, 12 घंटे 26 मिनट बाद भाटा आता है। ठीक है, राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। महासागरों व सागरों की लवणियता को मानचित्र पर दिखाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? महासागर व सागर की जो लवणीयता होती है गाइस, यानी कि जो इसमें गाइस साल्टनेस होता है, उसको दिखाने के लिए जो रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 48 राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, उसे कहा जाता है आइसोहेलाइन। क्या कहा जाता है? आइसोहेलाइन। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? मेरे प्यारे भाई, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, पंचम पंचवर्षीय योजना, या मेरे प्यारे भाई 5वीं पंचवर्षीय योजना में। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। जनसंख्या के संबंध में कौन सा ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है? जनसंख्या के संबंध में कौन सा ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जनसंख्या के संबंध में कौन सा वर्ष ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो राइट हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, ग्रेट डिवाइड के रूप में हम वर्ष 1921 को जानते हैं। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुटज के लेखक कौन है? हिंदी का आ गया मेरे प्यारे भाई, इंग्लिश मैंने स्किप कर दिया है। आपका गाइज जो रीजनिंग का क्वेश्चन था वो मैंने स्किप कर दिया है। मैथ का क्वेश्चन गाइज जो था वो मैंने स्किप कर दिया है। ग्राफ तालिका भी मैंने स्किप कर दिया है। कुटज के लेखक कौन है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 बहुत बढ़िया, कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है। जो कुटज के लेखक हैं ये कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन है। निम्न में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? अब आपको ये बताना है कि जो इंद्र का पर्यायवाची है या निम्न में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 82 जल्दी से आंसर देंगे हमारे सभी मित्र। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखो गाइस, इंद्र का पर्यायवाची पूछा गया है। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा पुरंदर। क्या हो जाएगा? पुरंदर जो है गाइस ये इंद्र का पर्यायवाची होता है। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। धनवान का विलोम शब्द है, धनवान का विलोम शब्द कौन सा है? बिल्कुल भी आप चिंता ना कीजिए मेरे प्यारे भाई, एग्जाम आपका बहुत ही बेहतर होगा। आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। माता रानी की कृपा आप पर बनी है गाइस, माता सरस्वती की आपके ऊपर कृपा है। आप एग्जाम में 100+ गाइस टारगेट लेकर जाइएगा, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे तो गाइस 100 में आप ये मानकर चलिएगा कि आप गाइस यहाँ से ही टारगेट बनाइएगा कि मुझे 85 सही करना है। अब यहाँ पर एग्जाम में 85 के चक्कर में आप गलत ही टिक मार दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन माता रानी की कृपा आप पर है मेरे प्यारे भाई, माता सरस्वती का आशीर्वाद है। और घर पर जाने गाइस, घर से निकलने से पहले माता पिता का आशीर्वाद ले लेना, माता का आशीर्वाद ले लेना। ठीक है, जो कुछ भी गाइस आप करते हो दही वगैरह सब कुछ पी लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर जाए। दही पीने से जानते हो क्या होता है? दही पी लोगे मेरे प्यारे भाई, ठंडी दही हल्की सी, तो जब आप दही पी लोगे मेरे प्यारे भाई तो कहते हैं कि काम जो है ये शुभ हो जाता है मतलब गाइस होता है या नहीं होता है, लेकिन ये गाइस कहावत है। और वैसे भी दही पीने से आपका दिमाग जो है ये स्थिर हो जाता है गाइस। अगर बात की जाए वैज्ञानिक दृष्टि से तो आपका गाइस जो होता है वो दही पीने से आपका दिमाग स्थिर हो जाएगा, दिमाग जो है थोड़ा तेज काम करने लगता है। ठीक है, तो दही ज़रूर पी जाइएगा, उसमें गाइस थोड़ा चीनी आप
मिक्स कर लीजिएगा। ओके, तो अब यहाँ पर बताइए, पहले धनवान का विलोम शब्द आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे। 83 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, धनवान का यहाँ पर हो जाएगा अकिंचन। क्या हो जाएगा? अकिंचन। विलोम हमसे पूछा जा रहा है ना, तो अकिंचन हो जाएगा। आगे शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, क्षेत्र शुद्ध वर्तनी, क्षेत्र स्वेत्र मतलब शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी है? 84। बिल्कुल इतने इजी क्वेश्चन तो थोड़ी आएंगे। क्षेत्र आपका जो लिखा गया है वो डी नंबर की तरह लिखा जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? अब आपको ये बताना है इसमें स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। जल्दी से आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 का आंसर आपको बताना है। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब देखो मेरे प्यारे भाई, इसमें स्वर संधि का आपसे पूछा जा रहा है, पवन यहाँ पर आपका स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। आगे आपसे गद्यांश गाइस, ये देखिए पहले लंबा चौड़ा तो नहीं है, नहीं लंबा चौड़ा तो नहीं दिख रहा है, चलो मैं इसको करवा देता हूँ और दूसरा फिर देखेंगे। जल्दी से आप पढ़िएगा, ठीक है? गद्यांश नंबर 1 है, और आप भी पढ़िएगा मेरे प्यारे भाई ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं थोड़ा तेज़ी से पढ़ूंगा और आप गाइस वीडियो को पॉज करके पढ़ के फिर वीडियो को आप भगा लीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गाइस आप टाइम बच जाएगा आपका, आपके लिए कीमती समय है। सभ्यता के पुराने दस्तावेज के रूप में खंडहरों व भूमिगत सामग्रियों को देखा जाता है। जबकि व्यक्ति अपने आप को सामाजिक जीवन में ढालने लगा, तब से वह समग्र एकता में प्रदर्शित होता है। इस प्रदर्शन की सीमा को हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुओं से कर सकते हैं। उनकी अभिव्यक्ति रहन सहन, मोहरों, सिक्कों एवं बने बनाए पक्के व अधिपक्के खिलौने से जान सकते हैं। उनकी धार्मिक भावना के रूप में कुंड की प्राप्ति हुई, जिससे उनके धार्मिक संवेदनाओं को जान सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं में ढाता सभ्यताओं की कहानी जमीन में धंसे समय के काल को खोद कर देख सकते हैं। इससे इतिहास की टूटी कड़ियों का पता चल जाता है या चलता है, ठीक है? फिर लिखा गया है, इससे यह भी पता चलता है कि कैसे नगरीय सभ्यता के स्थान पर ग्रामीण सभ्यता का विकास होता है। यह वैदिक युग में हुआ। इस सभ्यता में भाषा की उपलब्धि हासिल हुई, जिसको संस्कृत के रूप से जाना जाता है। वैदिक युग में मानव ने जंगल से निकल ग्रामीण संस्कृति का निर्माण किया तथा समाज ने प्राकृतिक रूप को ही अपने इष्ट के रूप में स्वीकारा। और फिर लिखा गया है, जिसकी अभिव्यक्ति ऋग्वेद के रूप में मिलती है। भाषा की यह वृत्ति केवल भारत भूमि पर ही संभव नहीं हुई, बल्कि विश्व के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिलती है। संस्कृत भाषा के प्राथमिक जीवित रचना के रूप में ऋग्वेद का शास्त्रीय संस्कृत भाषा का संबंध है। संस्कृत भाषा अपनी समस्त स्थितियों में प्रयुक्त बहुल भाषा है, परंतु वेदों में जो रूप प्रयुक्त हुए हैं उनमें बाद के दिनों में अंतर है। यही कारण है कि वैदिक भाषा का प्रभाव बाद के दिनों में अन्य भाषाओं में देखने को मिलता है, क्योंकि संस्कृत ही इन भाषाओं की जननी है। वर्तमान में भारतीय संविधान में संग्रहित सभी भाषाओं का प्रभाव देखा जाता है। गाइस, इससे क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 86 है, संस्कृत को किन भाषाओं की जननी बताया गया है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है, संस्कृत को किन भाषाओं की जननी बताया गया है? अब देखो मेरे प्यारे भाई, वैदिक भाषाओं की, किसकी? वैदिक भाषाओं की। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। आगे, सभ्यता के पुराने दस्तावेज के तौर पर किसे देखा जाता है? सभ्यता के पुराने दस्तावेज के तौर पर किसे देखा जाता है? 87 का आंसर आप बताएंगे। इसमें गाइस हम पुराने खंडहर और भूमिगत सामग्री, पुराने खंडहर और भूमिगत सामग्री इन दोनों को देख सकते हैं। राइट क्या हो जाएगा? ए एंड बी दोनों। आगे, किसी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में किससे पता चलता है? किसी भी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में किससे पता चलता है कि सभ्यता कैसी थी? यहाँ के अधिपक्के खिलौने से, सिक्कों से, मोहरों से, यानी गाइस जो कुछ भी मिलता है उन सभी से मुझे मिलेगा, यानी इन सभी से आपका राइट हो जाएगा। किस युग में मानव ने ग्रामीण संस्कृति का निर्माण किया? ग्रामीण संस्कृति का मेरे प्यारे भाई आप जानते हैं मोहनजोदड़ो युग कहा जाए या कहा जाए हड़प्पा युग, इसमें गाइस आपका शहरी युग था, है ना, शहरी संस्कृति थी। लेकिन मेरे प्यारे भाई जो आपका वैदिक युग आया या वैदिक संस्कृति आया या गाइस आपका वैदिक पीरियड आया, ठीक है, इसमें गाइस जो संस्कृति हुई वो ग्रामीण हुई, है ना, जो लोग थे वो गाइस ग्रामीण ही हो गए थे। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उल्टा हुआ, पहले शहरी था फिर ग्रामीण ही हो गया था। आगे, कौन सी सभ्यता पहले विद्यमान थी, ग्रामीणी या नगरीय? अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा जा रहा है पहले कौन सी विद्यमान थी, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, जो सबसे पहले विद्यमान थी, अगर इस ऑप्शन के या कहा जाए इस गद्यांश के थ्रू देखा जाए तो वो होगा मेरे प्यारे भाई आपका ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, किसके थ्रू देखा जाएगा? गद्यांश के थ्रू। लेकिन जीके के रिलेटेड देखेंगे तो आप कहेंगे नगरीय, क्योंकि नगरीय सभ्यता पहले थी, उसके बाद गाइस ग्रामीण हुई, यानी वैदिक बाद में हुआ, है ना। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई आपका गद्यांश नंबर 2 है और मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा मेरे प्यारे भाई, बहुत लंबा चौड़ा है, आपका टाइम ही वेस्ट होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन मात्र हैं, तो गाइस कोई ज़्यादा खास नहीं है।
आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम के बारे में आप जानते ही हैं, एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आपको वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको इसकी फुल PDF मिलेगी। आप गाइस इसको हल करना चाहेंगे तो हल कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा गाइस, टाइम ही वेस्ट होगा, कोई फ़ायदा नहीं। ओके, यहाँ पर आपको आंसर की मिल जाएगी, आप आंसर मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, हमारी मेहनत आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे प्यारे भाई। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ आपसे निवेदन है, जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक ज़रूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई UPSSC PET की जो प्रैक्टिस वीडियो है ये आपको समय से मिला करे। क्योंकि आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, एग्जाम आपका नज़दीक है, तो ऐसे में गाइस हम आपके लिए जितनी ज़्यादा क्लासेस ला पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लासेस आपके लिए अपलोड की जाती हैं मेरे प्यारे भाई। हर एक क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है समय समय पर, कोई गाइस आपका टाइमिंग फिक्स भी नहीं है। तो इसी वजह से गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करे और आप एक भी क्लास को मिस ना करें, ठीक है। तो गाइस हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, बिल्कुल भी आप गाइस निश्चिंत होकर के एग्जाम देने जाइएगा, बिल्कुल आप मेरे प्यारे भाई निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। अच्छा स्कोर आपका रहेगा, ओके। तो आज की इस इंपॉर्टेंट और लाजवाब प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ ही समय बाद दूसरे नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।